हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं कामना करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्द उसमें कामयाबी मिले आप सभी को, बहुत खुशियां मिले आप लोगों को, क्योंकि आप जब कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे और आपको देख करके अगल बगल के बच्चे जो हैं, वो जो न्यू जनरेशन जो हो रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगी, तो आप उनके लिए एक प्रेरणा के पात्र बनेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर पोर्टफोलियो प्रणाली या फिर इसको समविभागीय प्रणाली या फिर हम यहाँ पे विकेंद्रीकृत शासन के रूप में भी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, चूंकि 1858 ईस्वी में जो 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 ईस्वी का जो एक्ट आया है, तो उसमें बहुत कुछ बदलाव हुए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिया, उसके जगह पे भारत परिषद लाया, मुगल शासन समाप्त कर दिया, नया पद राज्य सचिव का सृजन किया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया। तो काफी कुछ उसमें बदलाव किया, दोहरे शासन को समाप्त कर दिया। और एक चीज कि भारत का जो राज्य सचिव का जो पद ग्रहण हुआ था, उसका जो वेतन है वो 1858 वाला एक्ट में क्या किया था कि भारत के राजस्व से दिया जाता था, भारत के राजस्व से राज सचिव को। लेकिन 1919 के अधिनियम में भारत के राज सचिव को ब्रिटेन के राजस्व से देना शुरू कर दिया, वेतन वगैरह। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं इस वीडियो में बता दिया हूं कि राज्य सचिव को वेतन 1858 के अधिनियम के तहत भारत के ही राजस्व से दिया जाता था, लेकिन 1919 में इसको समाप्त करके ब्रिटेन के राजस्व से मिलना शुरू हो गया। तो उसमें काफी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन फिर 3 साल के अंदर आ गया एक अधिनियम अंग्रेजों का, ठीक है, जिसको हम पोर्टफोलियो कह रहे हैं, समविभागीय कह रहे हैं। अब देखिए, ऐसा इसलिए हुआ कि 58 वाला जो अधिनियम था वो कहीं ना कहीं अंग्रेज को बहुत जबरदस्त डरा दिया था, इसीलिए जल्दी जल्दी भारतीय लोग को मनाने के लिए वो लाया गया। लेकिन इसके तुरंत 3 साल बाद और भी बेहतरीन करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया कि अब भारत में जो है कानून व्यवस्था को लेकर के एक अलग अलग विभाग बनाना शुरू कर दिया, ये काम के लिए विभाग, ये काम के लिए वे विभाग, इसलिए इसको समविभागीय प्रणाली के तौर पर भी जानते हैं हम लोग। अब यहां पर केंद्रीकृत शासन नहीं रहेगा। अब ये शासन जो पहले ध्रुवीकरण था, सारा शासन एक जगह से कंट्रोल हो रहा था, अब कहा कि नहीं, अब ना एक काम करो, तो कुछ काम तुम करो, अब अलग से गठन कर दिया, तू कुछ काम करो, तुम कुछ काम करो, इस काम के लिए ये, इस काम के लिए वो, इस तरीके से डिपार्टमेंट वगैरह, विभाग वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो ये 1861 में प्रावधान हुआ था समविभागीय प्रणाली, यानी कि भारत में अब जो शासन होगा उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से लाने का प्रयास कर दिया, यानी भारत में वो संवैधानिक स्थिति का सूत्रपात किया, भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया, समझे। हर तरीके, हर मामले में वो अलग अलग काम करना शुरू करेगा यहां से। अब इसमें क्या कर रहा है, जो पहले मुंबई और मद्रास के गवर्नर के निर्णय जो वापस ले लिया था 1726 में, मुंबई मद्रास, ये दोनों प्रांतों के गवर्नरों को शक्ति बनाने का अधिकार दिया था, लेकिन 33 में छीन लिया ये पावर और फिर 61 में दे दिया कि लो भाई एक काम करो, अब इतना बड़ा एरिया को अकेले तो कंट्रोल करेंगे नहीं, तो इसलिए 61 में क्या किया कि उसको वापस दे दिया। जाहिर सी बात है कि यहां पर शासन विकेंद्रीकृत हो रहा है, तो मुंबई को भी पावर दे दिया, अपना एरिया के लिए तुम काम बनाओ, मद्रास को तुम अपना बनाओ, ठीक है। इसके बाद देने की पहला हमने क्या कहा कि 1861 को हम जानते हैं विकेंद्रीकृत शासन के रूप में या संविभागीय प्रणाली के रूप में या पोर्टफोलियो के रूप में, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानेंगे। मुंबई और मद्रास के गवर्नर के निर्णय लेने की शक्ति पुनः दे दिया, क्योंकि विभागीय बात हो रही है। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया, और अध्यादेश जो है उसका अवधि 6 महीना तक रहेगा, अवधि को भी डिसाइड कर दिया कि वायसराय के द्वारा जो भारत में अध्यादेश जारी किया जाएगा वो 6 महीना का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी उसकी सदस्य संख्या आपको पता है कि 4 था, लेकिन अब इसका बढ़ा दिया, अब बढ़ा के कर दिया 5,
समझे, बढ़ाकर कर दिया 5। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो चौथा सदस्य जो इसमें जुड़ा था, चौथा सदस्य जिसको बाद में फिर पूर्ण दर्जा दिया गया, ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि चौथा सदस्य जो किस एक्ट में दिया गया था, किस एक्ट में चौथा सदस्य जोड़ा गया था जिसको विधि सदस्य के तौर पर जाना गया। क्या आप लोग बता सकते हैं? कमेंट कीजिएगा जरूर कि हाँ हमें पता था, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य को जोड़ा गया था। और ये चौथा सदस्य जो जोड़ा गया था उसको बाद में पूर्ण दर्जा दिया गया था, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था। तो किसमें दिया गया था ये भी आप लोगों को कमेंट करना है, समझे। यानी जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था वो किस अधिनियम में, और इसको पूर्ण दर्जा मिला था किस अधिनियम में, कमेंट में आपका मैं जरूर पढ़ूंगा। तो 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 5वां को भी एक विधि वेता होना जरूरी था, कानून का जानकार होना जरूरी था। चलिए अभी तक हम लोग कहां पहुंचे कि 1861 जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट, विकेंद्रीकृत शासन, पोर्टफोलियो प्रणाली, संविभागीय प्रणाली, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को निर्णय लेने की शक्ति दे दिया, जो कि 33 में वापस ले लिया था। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्य संख्या 4 से बढ़ा के 5। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का, यानी कि अगर किसी वैसे हालात में मान लीजिए कोई ऐसा हालात आपातकालीन घट जाता है और ऐसे अगर स्थिति में कोई कानून की जरूरत हो और पहले से कुछ बना नहीं हुआ है तो ऐसे स्थिति में वायसराय जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया। तो याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो आदेश हुआ, जो प्रावधान हुआ, वो किस एक्ट में हुआ? तो 1861 के एक्ट में हुआ। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का, अभी है ना राष्ट्रपति भारत में जारी करते हैं ना अध्यादेश। अब क्या है कि पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को देश के प्रशासन में, या यूं कहिए कहीं कोई किताब में लिखा रहेगा विधायिका, कहीं लिखा रहेगा प्रशासन, कहीं लिखा रहेगा कानून बनाने की प्रक्रिया, तीनों एक ही चीज है। तो पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रावधान किया, ठीक है। यानी अंग्रेज जो है से अब एक विधायिका की बात कर रहे थे। आपको पहले मैंने कहा था, आपको याद होगा कि पृथक विधान परिषद का गठन हुआ था, अलग से, समझे ना, अलग से हुआ था विधान परिषद का गठन, जिसमें जो है गवर्नर, भारत का जो गवर्नर जनरल था वही शासन का संचालन भी करता था और कानून का निर्माण भी वही कर रहा था, उसका ही परिषद। लेकिन 1853 वाला में कहा कि ऐसा नहीं होगा, कानून बनाने के लिए अलग होगा और शासन करने के लिए अलग होगा। तो कानून बनाने वाला जो डिपार्टमेंट था, इसमें जो है भारतीयों को पहली बार शामिल कर लिया कानून बनाने वाले में। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन में जिम्मेदारी दिया भारतीयों को, या विधायिका में शामिल किया भारतीयों को, पहली बार सिर्फ शामिल किया है, सिर्फ शामिल किया है। इस वीडियो में आप ये भी समझ लीजिए कि 1861 के अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में, या प्रशासन की प्रक्रिया में, या विधायिका में भारतीयों को पहली बार शामिल किया। पहली बार भारतीय शामिल हो रहे हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में। कानून कहां? विधायिका में बनती है। विधायिका जहां पे होती है, विधायिका कार्यपालिका उसका संचालन करवाती है और न्यायपालिका न्याय करती है। तो अभी विधायिका में शामिल किया गया है, सिर्फ शामिल किया गया है, 1861 में शामिल किया गया है। इनको जो है बोलने का अधिकार नहीं मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला, बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं मिला, नहीं, सिर्फ और सिर्फ शामिल, वो भी चुनाव के माध्यम से नहीं, मनोयन, भाई फलना जगह से लाओ शामिल कर दो, वो हमारा बहुत निजी आदमी है, लाओ उसको शामिल कर दो, वो अच्छा है, वो सीधा साधा है, उस ऐसे समझ रहे हैं बात के, या उसने ज्यादा फंड दिया है हम लोगों को, इस तरीके से। तो सिर्फ शामिल किया, यानी यहां पर केवल शामिल हुए हैं। तो जो यहाँ जो भारतीय लोग यहाँ पर जो शामिल हुए प्रतिनिधि के तौर पर, वो साइलेंट रहेंगे, साइलेंट, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं, बस जाएंगे, चुप बैठल रहना है, का बोल रहा है नहीं बोल रहा है पर कुछ नहीं करना, खाली बस शामिल रहो तुम लोग। वाह, बोलने का, प्रश्न पूछने का अधिकार जो है ना, क्या बोलते हैं, 1892 में दिया था।
1892 के अधिनियम में, तो वहां पर बोले का अधिकार दिया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया था, और बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया था कि हाँ ये बजट पास हो या नहीं हो। तो 61 वाला में केवल शामिल किया, 92 वाला में बोलने दिया, प्रश्न पूछने दिया, लेकिन मतदान नहीं दिया। ये सब भी चीज कंटेंट है, थोड़ा साथ में लेके चलना है, ठीक है। इस देखिएगा, तो देश की विधायिका में कानून बनाने की प्रक्रिया में जो पहली बार भारतीयों को जो शामिल किया जा रहा है, तो किसको किसको पहली बार शामिल किया गया था? उस वक्त भारत का वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग जब मैंने बोल दिया तो याद रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1858 जो आया, उस टाइम भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, इसका जो कार्यकाल है 56 से 62 मैंने बताया था, 1856 से 62। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देखिए एक बार, हम तो कहेंगे पूरा देखिए जितना भी बनाए हैं, और आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत परिषद अधिनियम 1858 आया, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 का आया। ये भी आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि कहीं पर ये चीज जो है लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर कोई आपको बना के लिख के देगा, आपको खुद समझना है ये सारा चीज। ऐसा पढ़ाई करना है कि हमारे अंदर समझदारी है। तो भाई 1858 और 61 के वक्त में लॉर्ड कैनिंग ही है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये वही लॉर्ड कैनिंग है जिसके द्वारा 1861 में जो ये पोर्टफोलियो प्रणाली आया है और भारत में भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने के प्रक्रिया में जो शामिल किया गया, उसके तहत 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को 1861 वाला में। पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये 3 लोगों को शामिल किया गया था, और तीनों साइलेंट मोड में, ना कुछ बोल सकते हैं, ना पूछ सकते हैं, ना वोट कर सकते हैं। तो तीनों को साइलेंट मोड वाले में शामिल कर दिया गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में एक साइलेंट मोड रूप से शामिल किया गया। यही लॉर्ड कैनिंग के समय में हड़प नीति खत्म हुआ था। अगर इतिहास का कॉम्बिनेशन बना करके पूछेगा प्रश्न कि हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति किस गवर्नर जनरल के समय में आया, तो डलहौजी, और खत्म तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये चीज हुआ था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास का सूत्रपात हो रहा है, नींव बहुत जबरदस्त रखा जा रहा है, हर तरीके से यहाँ पर विधायिका का काम बांटल जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है। तो भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात 1861 से शुरुआत हो चुकी थी। इससे पहले भी देखिए 1833 में देखिए, 13 में देखिए, 13 में तो है कि भारत में ब्रिटिश अधिकारता क्षेत्र को पहली बार संवैधानिक रूप से स्पष्ट किया कि हाँ भारत में, संवैधानिक रूप से स्पष्ट करने का मतलब है कि हाँ भारत में ब्रिटेन एकदम अपना दबदबा के तौर पर रहेगा, इसका अधिकार है, मैंने संविधान में कर दिया हूं। तो 13 भारत में संविधान निर्माण का जो झलक मिलता है, झलक मिला, कुछ हुआ नहीं है, झलक मिल रहा है सिर्फ, समझे रहे ना। ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब कि संविधान निर्माण होगा, ऐसा एकदम लग रहा है। तो 1833, लेकिन जहां से संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ कि हाँ अब संविधान से ही चालू होगा, तो 61, ये भी याद रखिएगा, कंपनी के लिए जो लिखित संविधान आया वो 1773, ये भी याद रखिए। तो कंपनी के लिए लिखित संविधान 1773, और भारत में जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उन जगहों पर लिखित रूप से विधि माध्यम से शासन होगा, वो 1793। भारत में ब्रिटिश लोगों का संवैधानिक स्थिति बताया 1813। भारत में संविधान निर्माण की पहली झलक मिलती है 1833, और संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ 1861। मैं कोशिश करता हूं अच्छे तरीके से थोड़ा बताऊं कि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पढ़ने के दरम्यान में ये चीजें रटो वो निकल जाता है, वो चीज याद करो पीछे वाला निकल जाता है। और ज्यादातर जो बच्चे मान लीजिए कि सपोज डेट जो क्लास वगैरह नहीं करते हैं या करते हैं, वहां पर इस तरीके से नहीं बताया जाता है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके का जो कॉमन लैंग्वेज वाला जो चीज होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो कंटेंट जो साथ में है उसको मैं साथ लेके चलूं। जो जैसे
संवैधानिक शब्द बार बार आ रहा है तो मैं उसको समझा देता हूँ। तो यही मेरी कोशिश रहती है। अगर आप लोग को बहुत अच्छा लगता है तो मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि आप कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए और जो भी चीज़ अच्छा लगे उसके बारे में बताया कीजिए, या कुछ वैसा रहे तो आप उसमें भी लिखा कीजिए कि हाँ हमें इस तरीके का वीडियो चाहिए या इस लेवल का चाहिए, या किसी भी तरीके से मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप लिखेंगे भी, और अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर किया कीजिए ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सुने और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा। मैं सोचूंगा कि और अच्छा से कंटेंट मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाऊं और बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। तो इसमें आप ही ये योगदान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1861 ईस्वी में ही जो है 1861 वाला में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट और पोर्टफोलियो प्रणाली आया, जिसको विकेंद्रीकृत शासन का शुरुआत हुआ। ऐसे भी बोल सकता है प्रश्न में कि भारत में विकेंद्रीकृत शासन, विकेंद्रीकृत मतलब बांट करके, एक जगह नहीं, विकेंद्रीकृत करके, यानी शासन अगर एक जगह से कंट्रोल होता है तो उसको केंद्रीकृत कहते हैं, अगर उसको बांट के करते हैं, ठीक है, तो उसको विकेंद्रीकृत कहते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए कि भारत, जैसे भारत मानना क्या 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका सारा देख रेख जितना भी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के हाथों में और बाकी किसी के हाथों में ना हो। वो जो कहेगा वो सबको मानना है, समझे ना, वो जो कहे वो, बाकी बिहार में कोई नहीं है, नागालैंड में कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, तो एक जगह से कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से, यानी सारा पावर एक व्यक्ति के पास है, एक पद के पास है, पीएम के पास है, तो उसको केंद्रीकृत कहेंगे। लेकिन अगर कुछ काम पीएम कर रहे हैं, कुछ काम बिहार प्रांत में जो सीएम है वो कर रहे हैं, कुछ नागालैंड, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ उड़ीसा, कुछ बंगाल, अगर ये सब थोड़े थोड़े काम बांटा हुआ है तो इसको विकेंद्रीकृत कहेंगे। इसका मतलब काम सब कोई कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो हो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकृत, यानी भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है वर्तमान में, ठीक है। जैसे हम कहीं पढ़ते हैं कॉलेज वगैरह में, तो कॉलेज में होता है एक डिपार्टमेंट कि भाई ये हेड हैं, ये भूगोल के हेड हैं, ये इतिहास के हेड हैं, वो भूगोल पढ़ाएंगे, वो इतिहास पढ़ाएंगे, वो हिंदी पढ़ाएंगे, वो राजनीति पढ़ाएंगे, यानी बांट दिया गया। अगर ये बांटा नहीं जाता, कोई एक व्यक्ति पढ़ाता, सारा मैनेजमेंट भी एक करता, तो इसको केंद्रीकृत, लेकिन बांट दिया गया तो विकेंद्रीकृत। तो भारत में विकेंद्रीकृत शासन की शुरुआत जो हुई वो 1861 में, ठीक है, विभाग बना के, और मुंबई मद्रास गवर्नर को शक्ति वापस दे दिया गया कि निर्णय आप ले सकते हैं 1861 में। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये अध्यादेश जारी करने का, तो ये भी 1861 में। याद रखिएगा, ये बहुत पूछते रहता है, विकेंद्रीकृत शासन या पोर्टफोलियो या संविभागीय 1861, अध्यादेश जारी करने का 1861। अध्यादेश का जो वैलिड कितना महीना तक रहेगा, तो 6 महीना तक। जैसे रिचार्ज कराते हो ना जियो का 299 का 28 दिन का वैलिड, तो उसी प्रकार से जो है ना अध्यादेश जब 22 जारी करेगा ना, तो उसका अध्यादेश केवल 6 महीना तक ही वैलिड रहेगा भाई। इसके अंदर बना लो जो भी बनाना कानून वगैरह। और कार्यकारिणी परिषद में 4 से बढ़ाया है 5 कर रहा है, याद रखिएगा 4 से बढ़ाया 5। मैंने इससे रिलेटेड प्रश्न भी कर दिया है, आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को देश के प्रशासन में या विधायिका में या कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रावधान 1861 3 लोगों को शामिल किया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मनोनयन किया गया था, 1862 में मनोनयन किया गया था। 61 वाला प्रावधान के तहत 62 में लावल गया था इन लोगों को। बनारस के राजा को शामिल किया गया था, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को, ठीक है। यानी भारत के संवैधानिक विकास का सूत्रपात हो रहा है यहाँ पर, संवैधानिक विकास का सूत्रपात। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो, लिखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप पीछे कर करके, जहां से मैंने इतना सारा 30 टास्क नहीं किया है, तो वहां से आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में हट जाता हूं ताकि आप लोग अच्छा से उसको लिख भी सकें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस क्लास को एंजॉय करते होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। किसी भी तरीके से अगर कुछ उस प्रकार का कुछ अगर आपके मन में बात उठ रहा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपके इस प्रश्नों का या उस तरीके के बातों का जरूर रिप्लाई करूंगा। और उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो को बहुत आखिर तक देखा है। तो चलिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।